नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा का प्रारूप बता दिया गया है और उसमें 80 अंक में से लगभग 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। आज हमारा ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की तैयारी करें ताकि आपकी परीक्षा में कुछ मदद की जा सके, आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा सके। तो हम काव्यखंड से शुरुआत करते हैं। आज हम जो MCQs करेंगे वो सूरदास के पद से करेंगे। तो सूरदास के पद हैं तो स्वाभाविक है कि इसके कवि कौन हैं? सूरदास जी। यहाँ पर मैं प्रश्न बोलती जाऊंगी, उसके साथ साथ उसके बहुविकल्प बोलती जाऊंगी और आपको उनमें से दिए गए विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प का ध्यान दीजिए बच्चों कि आपको सही विकल्प उसमें से चुनने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है, सूरदास कौन सी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? नंबर 1 सगुण, निर्गुण या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सगुण काव्य धारा। प्रश्न संख्या 2, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? नंबर 1 वात्सल्य, नंबर 2 वीर, नंबर 3 भयानक या रौद्र रस। सही जवाब है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, उधो कौन है? विकल्प बोल रही हूं, श्री कृष्ण, सूरदास, भ्रमर या उद्धव। सही उत्तर है उद्धव। उधो उद्धव को कहकर संबोधित किया गया है। उधो तुम हो अति बड़भागी पद के कवि कौन है? नंबर 1 तुलसीदास, 2 देव, नंबर 3 सूरदास और नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है सूरदास। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? नंद को, उद्धव को, कृष्ण को, स्वयं को। गोपियों ने बड़भागी उद्धव को कहा है। जैसे एक पंक्ति थी ना हमारी, गोपियां क्या कहती हैं? उधो तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पर बड़भागी बड़े भाग्य वाला नहीं, अपितु वो उसे भाग्यहीन कह रही हैं। अगला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते। तो यहाँ पर अपरस का क्या अर्थ है? अलिप्त, नीरस, अछूता या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आएगा अपरस मतलब स्पर्श से रहित। डी ऑप्शन ठीक है इसका, उपर्युक्त सभी, क्योंकि अलिप्त, अछूता और नीरस तीनों ही को संबोधित करके कहा गया है अपरस। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है और बहुत बार परीक्षा में भी आया है। ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों। अपरस रहत स्नेह तगाते। तो यहाँ पे तगा का क्या अर्थ है? सगा, धागा, बंधन, दगा देना। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? बंधन, क्योंकि तगा का शाब्दिक अर्थ होता है धागा, लेकिन यहाँ पर बंधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। पुरैनी पात किसका पत्ता होता है? या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पुरैनी पात में पुरैनी का क्या अर्थ है? कमल, गुलाब, चंपा, चमेली। इसमें पुरैनी का अर्थ है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता। तो उत्तर हुआ हमारा कमल। गुर चाटी जो पागी में गुर क्या है? गुरु, बड़ा, गुड़ या गुर सिखाना। तो इसमें होगा गुड़। सही उत्तर है गुड़। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें सही उत्तर होगा रूपक, क्योंकि प्रेम को नदी का रूप लिया गया है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। मन की मन ही मांझ रही, यह दशा किसकी है? कृष्ण की, उद्धव की, गोपियों की या सूरदास की? यहाँ पर ये दशा गोपियों की है। गोपियाँ कहती हैं ना कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, अर्थात जो बात श्री कृष्ण को कहना चाहती थी वो हमारे मन में रह गई। अवधि आधार आस आवन की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनुप्रास
या उपमा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि अवधि, आधार, आस, आवन, तो इसमें अवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उत ते धार बही, किस चीज की धार बही? दूध की, जल की, योग की या प्रेम की? तो यहाँ पर योग की अर्थात निर्गुण संदेश की। मन की मन ही मांझ रही, इस पद में कौन सा रस है? वात्सल्य, वीर, शांत या वियोग श्रृंगार? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने पहले प्रश्न बताया था कि सूरदास कौन से रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वो है वात्सल्य, लेकिन यहाँ पर सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार है। चाहती होती गुहारी में गुहारी शब्द का क्या अर्थ है? रक्षा के लिए पुकार, छिपाना, गुफा में, एक जाति। तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा के लिए पुकार। किसके नए आने से गोपियां व्याकुल हैं? कृष्ण, वर्षा, पत्र, राधा। तो उत्तर सही होगा कृष्ण की, श्री कृष्ण के न आने पर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। बेरहिनी, बिरह, दही में दही का क्या अर्थ है? जलना, दाग, दही या दूध? सही उत्तर है दही, दहन करना अर्थात जलना। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? उद्धव, यशोदा, गोपियां या नंद? तो ये पंक्तियां, इसका सही उत्तर होगा गोपियों के द्वारा, कि ये पंक्तियां गोपियों के द्वारा कही गई हैं। हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव, कृष्ण, गोपी या पक्षी? हारिल शब्द गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां कहती है ना कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी, उद्धव, करेला या उपर्युक्त सभी? योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा लगा। गोपियां कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी, कि योग का संदेश ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? शिकारी, योग, परेशानी या ब्याज? इसका सही उत्तर होगा योग। गोपियां योग के संदेश को एक बीमारी के जैसा मानती हैं। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? ब्रह्म, उद्धव, मथुरा, कृष्ण? तो सही उत्तर होगा कृष्ण, क्योंकि गोपियां कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा का ही नाम रटती रहती हैं। अगला प्रश्न है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक? तो इसमें योग के संदेश को किसके जैसा बताया गया है? कड़वी ककड़ी के जैसे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ पर व्याधि का क्या अर्थ है? शिकारी, रोग, परेशानी या ब्याज? तो व्याधि का मतलब होता है रोग या बीमारी। आगे है गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती? योग का संदेश, भक्ति योग, कर्म योग या कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा योग का संदेश। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? स्थिर, दृढ़, चंचल या सबल? तो हमारा सही उत्तर होगा चंचल। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? श्री कृष्ण, उद्धव, बलराम या उपर्युक्त सभी? सही जवाब है श्री कृष्ण। सच्चा राजधर्म किसे सुखी बनाता है? स्वयं को, राज परिवार को, राजा को या प्रजा को? इसका सही जवाब है प्रजा को, कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय किसका मन चुरा कर ले गए थे? गोपियों का, पिता का, माता का, भाई का? तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए बच्चों? गोपियों का। समुझी बात कहत मधुकर में मधुकर कौन है? कृष्ण, सुदामा, उद्धव या नंद बाबा? सही जवाब होगा इसका उद्धव। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ाए हैं? राजनीति,
धार्मिक ग्रंथ, मनोविज्ञान या प्रेम शास्त्र? तो इसमें सही जवाब होगा राजनीति। जैसे काव्य पंक्ति में था, हरी है राजनीति पढ़ी आए। ऊधो भले लोग आगे के, तो आगे के कौन है? भविष्य के, पहले के, वर्तमान के या पड़ोस के? तो इसका सही जवाब होगा पहले के, अर्थात पूर्वज लोग। गोपियां श्री कृष्ण से क्या वापस पाना चाहती हैं? बांसुरी, योग, मन, मोरपखा? तो गोपियां कहती हैं कि हम अपने मन फिर पाइए, चलत जो होते चुराए, कि हम अपना वो मन दोबारा से पा लेंगी जो जाते हुए श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। तो सही उत्तर है इसका मन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत अच्छे प्रकार से समझा और मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराएं। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका दोबारा अभ्यास करें और मेरे जवाब देने से पहले ही आप जवाब को बोलना शुरू करें, ताकि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से याद हो सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगी, तो लीजिए प्रस्तुत हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास या देव? हमारा सही उत्तर है तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, रामायण या कवितावली? तो सही उत्तर है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस कांड से ली गई है? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड या उत्तरकांड? इसका सही उत्तर है बालकांड। राम ने किसका धनुष तोड़ा था? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, दुर्गा का? तो यहाँ पर सही उत्तर है शिव का। जैसा कि राम कहते हैं ना, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज, मैथिली, अवधी या राजस्थानी? तो इसका सही उत्तर है अवधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं दोहा चौपाई, सवैया दोहा, कवित्त चौपाई या सोरठा चौपाई? तो ये लिखे गए हैं दोहा चौपाई छंद में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में किस रस की व्यंजना है? श्रृंगार रस की, वीर रस, भयानक रस या वात्सल्य रस? तो यहाँ पर वीर रस की व्यंजना है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की शैली क्या है? भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक या उद्बोधनात्मक? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्यात्मक, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण बार बार में परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा में नाथ कौन है? विकल्प बोल रही हूँ, राम, लक्ष्मण, परशुराम या राजा जनक? तो यहाँ पर परशुराम है। तो यहाँ पर राम संबोधित करते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि हे परशुराम जी, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास है। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम का किसके जैसा शत्रु है? रावण, जनक, लक्ष्मण या सहस्त्रबाहु? तो इसका सही उत्तर होगा सहस्त्रबाहु। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र या लक्ष्मण के लिए? तो यहाँ पर भृगुकुल केतु की भृगुकुल के चंद्रमा यहाँ पर परशुराम जी को कहा गया है। रे नृप बालक कालबस किसे कहा गया है? राम को, लक्ष्मण को, भरत को या शत्रुघ्न को?
तो सही जवाब होगा लक्ष्मण को, क्योंकि परशुराम के द्वारा ये कथन कहे गए हैं और लक्ष्मण के लिए कहे गए हैं। का छति लाभो जून धनु तोरे, इसमें जून का क्या अर्थ है? जो जून शब्द है उसका क्या अर्थ है? सुंदर, मजबूत, पुराना या शिव? तो इसका सही जवाब होगा पुराना। यहाँ पर ये पंक्तियाँ लक्ष्मण के द्वारा कही गई हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जो ये पुराना धनुष टूट गया है तो इसमें किसी का क्या लाभ और हानि हो गई है। अगला प्रश्न है, कुम्हड़बतिया का यहाँ क्या अर्थ है? विकल्प बोल रही हूँ, बहुत वीर, बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूत या बहुत मजबूर? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत कमज़ोर। महिषुर कौन है? राजा, देवेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय? तो इसका जवाब सही होगा महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कुलिस सम वचनु कैसे वचन होते हैं? मृदु, कठोर, मंद या तीव्र? तो इसका सही जवाब होगा कठोर। कुलिस सम वचनु की करोड़ों वज्रों के समान वचन। तो यहाँ पर एक और प्रश्न इसी में शामिल कर लेते हैं। कुलिस सम वचनु में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि वचनों को करोड़ों वज्रों के समान बताया गया है, कठोर वज्रों के समान बताया गया है। कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, इसमें कौशिक कौन है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम या दुर्वासा? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। तो यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक है। कौन है? लक्ष्मण के लिए कथन कहे गए हैं। काल कवलु होता है भोजन, फल, काल का ग्रास या फूल? इसका सही उत्तर होगा काल का ग्रास। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, श्री राम? तो यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न बोल रही हूँ, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक और अनुप्रास? बताइए। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? पुकार कर, हाथ पकड़कर, इशारे से या डांट कर? इसका सही जवाब है इशारे से, नयनों के इशारे से। राम ने किस जैसे शब्द कहे? जल के जैसे, अग्नि के जैसे, विष के जैसे या मृदा के जैसे? मृदा होता है मिट्टी। तो यहाँ पर राम ने जल के जैसे कोमल वचन बोले, शांत वचन बोले। कृषाणु किसे कहते हैं? मोटे को, पतले को, आग को या पानी को? इसका सही जवाब होगा आग को। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कौन करता है? वीर, कायर, आत्म बलिदानी या स्वाभिमानी? तो अपनी युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपनी वीरता का गुणगान करते हैं। अरि करनी करिय लड़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो यहाँ पे करी करिय में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये वाला प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। बताइए बच्चों, इसका उत्तर कौन सा होगा? क्योंकि वचन को किसके जैसा बताया गया है? करोड़ों वज्रों के जैसा। तो जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी? उन्होंने स्वयं रखी, वापस दे दी, या फिर ब्राह्मणों को दी, या फिर अपने गुरु को दी? तो सही जवाब होगा इसका ब्राह्मणों को।
अगला प्रश्न है, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव के धनुष को तोड़ने वाले को, जनक को, सहस्त्रबाहु को या लक्ष्मण को? तो यहाँ पर शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो परशुराम जी के अनुसार गुरुद्रोही है। तो सही जवाब हुआ नंबर 1, शिव धनुष को तोड़ने वाला। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? लक्ष्मण, परशुराम, शूरवीर या कायर? तो कायर लोग अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। ये वाला प्रश्न पहले भी बोला जा चुका है, लेकिन उसमें था यश का बखान और यहाँ पर परिवर्तित कर दिया मैंने प्रताप का, लेकिन वही होगा उत्तर इसका, कायर लोग। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ पर अर्भक का क्या अर्थ है? गदर्भ, बच्चा, गंधक या शत्रु? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, बच्चा। तुलसीदास जी के अनुसार कुम्हड़बत्तियां किसे देखकर मुरझा जाती हैं? सूर्य, अंधकार, तर्जनी या लाठी? तो इसका सही जवाब है तर्जनी। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? कुटिल, कालवश, निज कुलघालकू या उपर्युक्त सभी? तो परशुराम जी ने उपर्युक्त सभी कौन कौन से शब्द? कुटिल, कालवश, निज कुलघालकू, इन शब्दों का प्रयोग किया है। हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कुठार सरासन बाना, यहाँ कुठार का क्या अर्थ है? कठोर, कुठार, कमरा या कुल्हाड़ा? तो सही जवाब है कुल्हाड़ा। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? विश्वामित्र, दधीची, अगस्त्य या परशुराम? तो सही जवाब होगा परशुराम, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। अगला प्रश्न है, घरही के बाढ़े किसे कहा गया है? लक्ष्मण को, विश्वामित्र को, जनक को या द्विज देवता को? द्विज देवता इसका सही जवाब है। त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? शंकर, रावण, सहस्त्रबाहु या विष्णु? इसका सही जवाब होगा शंकर। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? विश्वामित्र, अगस्त्य, परशुराम या कुशकेतु? इसका सही जवाब होगा परशुराम, क्योंकि परशुराम बार बार कहते हैं ना कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं कुल का नाश करने वाला हूँ। कौन से कुल का? क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। अब अंतिम प्रश्न, अयमय खांड ने ऊख में, तो यहाँ पर अयमय का क्या अर्थ है? विकल्प है स्वयं, गन्ना, लोहे से बना हुआ, खांड से बना हुआ। इसका सही जवाब होगा लोहे से बना हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक और नए वादे के साथ अगले अध्याय में नए एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। मुझे भी पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मैं जो ये प्रयास कर रही हूँ वो आपकी परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो एमसीक्यूज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, बहुविकल्पी प्रश्नों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं कविदेव के कवित्व और सवैये पर। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कविदेव से। कविदेव किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? इसका सही जवाब है रीतिकाल। देव के कवित्व और सवैये की भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। श्री कृष्ण ने नूपुर कहाँ पहने हैं? पैरों में, कटी में, सांवरे अंगों पर या फिर सिर पर? तो इसका सही उत्तर होगा पैरों में।
क्योंकि नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू और पायल जो है श्री कृष्ण ने घुंघरू पैरों में बांधे हुए हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पहना है? पायनी में, माथे पर, सांवरे अंगों पर या कटी में? तो इसका सही उत्तर होगा माथे पर, क्योंकि किरीट का मतलब होता है मुकुट और मुकुट को कहाँ धारण किया जाता है? मस्तक पर, माथे पर। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न हो गए बच्चों। किरीट का क्या अर्थ है? किरीट का अर्थ है मुकुट, और मुकुट कहाँ पहना जाता है? माथे पर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कटी में क्या पहने हैं? नुपुर, किंकिनी, पीतपट या किरीट? इसका सही उत्तर है किंकिनी। कटी का मतलब होता है कमर और किंकिनी मतलब होता है एक आभूषण जो कमर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, किंकिनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? अभी मैंने जिक्र किया ना बच्चों, बताओ कहाँ पहने जाना वाला आभूषण है? पाँव में, कटी में, माथे पर या हाथों में? तो इसका सही उत्तर होगा कटी में। जुनहाई शब्द का क्या अर्थ है? अंधेरी, तूफान, चांदनी या ज्योति? जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी। अगला प्रश्न, श्री ब्रजदूल्हे देव सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है? देवता, भाग्य, अन्नदाता या कवि देव? तो यहाँ पर देव शब्द कवि देव के लिए प्रयोग किया गया है। पायनी नुपुर मंजू बजई सवैया में किसका वर्णन किया गया है? राधा का, कृष्ण का, यशोदा का या नंद का? तो इसमें सही उत्तर होगा कृष्ण का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? लाल, नीले, पीले या सफेद? तो श्री कृष्ण कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीले। श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? पगड़ी, मुकुट, टोपी या तिलक? इसका सही जवाब होगा मुकुट, क्योंकि मुकुट कहाँ पहना जाता है? मस्तक पर। कवि ने जग मंदिर सुंदर किसे कहा है? राधा, कृष्ण, नंद या यशोदा? इसका सही जवाब होगा कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर के दीपक के रूप में बताया गया है। मंद हंसी मुख चंद्र जुनहाई, यहाँ पर जुनहाई का क्या अर्थ है? जादुई हंसी, जुदाई, चांदनी या चंद्रमा? तो जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी। कवि देव ने श्री ब्रज दूल्हे किसे कहा है? कृष्ण को, बलराम को, कंस को या सुदामा को? तो यहाँ पर ब्रज दूल्हे कौन है? श्री कृष्ण। डार द्रुम पलना कवित्व में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ये जो कवित्व है, कवित्व छंद में जो ये काव्यांश दिया गया है, इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या वसंत? तो सही उत्तर होगा वसंत ऋतु का। कवि ने वसंत का किस रूप में वर्णन किया है? बालक, युवा, किशोर या फिर प्रौढ़? तो इसका सही उत्तर होगा बालक, क्योंकि वसंत को बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। बालक वसंत किसके बने हुए वस्त्र पहने हैं? फूलों के, पत्तों के, रेशम के या सूत के? तो सही होगा फूलों के, क्योंकि पेड़ पर कोमल कोमल पत्ते आए हुए हैं और पत्तों के साथ कोमल कोमल फूल हैं। बालक वसंत को झूला कौन झुला रहा है? पवन, आकाश, वृक्ष या घन? घन मतलब बादल। कौन झूला झुला रहा है? पवन। के की कीर कौन है? कोयल कौवा, मोर तोता, पपीहा चातकी या मुर्गी मुर्गा? तो सही उत्तर होगा मोर तोता। केकी का अर्थ है मोर और कीर का अर्थ है तोता। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, क्या उतारा जा रहा है? क्रोध, हंसी, नजर या छिलका? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि बच्चे की राई और नमक से नजर उतारी जा रही है। कंजकली किस फूल की कली है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी या चंपा? तो यहाँ पर सही जवाब है कमल। वसंत किस महीप का बालक है? पवन, वेग,
मदन या आवेश? इसका सही उत्तर होगा मदन, क्योंकि कवि देव कहते हैं ना, मदन महीप जू को बालक। अगला प्रश्न है, बालक वसंत को सुबह कौन जगाता है? कमल, गुलाब, गेंदा या चंपा? तो यहाँ पर सही उत्तर है गुलाब, क्योंकि गुलाब का फूल चटक की ध्वनि के साथ बच्चे को सुबह सुबह जगाता है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ कीर का क्या अर्थ है? ये वाला प्रश्न मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। कीकर, खीर, तोता, मोर? तो सही उत्तर होगा तोता। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ पर केकी का क्या अर्थ है? वही विकल्प है, कीकर, खीर, तोता या मोर? तो इसमें सही जवाब होगा मोर, क्योंकि केकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता। ये वाला प्रश्न बच्चों परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुनना। केकी का मतलब होता है मोर और कीर का अर्थ होता है तोता। मदन शब्द का क्या अर्थ है? नशा, कामदेव, अभिमान या मदिरा? इसका सही जवाब होगा कामदेव। फटिक सिलानी सो कवित्त में किसका वर्णन किया गया है? गोवर्धन का, चांदनी रात का, कृष्ण का या राधा का? तो इसका सही जवाब होगा चांदनी रात का। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। राधा की सखियां किसके जैसी हैं? फूल के जैसी, तारों के जैसी, चांद के जैसी या दूध के जैसी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा तारों के जैसी। आंगन में किसका फेन फैला हुआ है? सागर का, दूध का, छाछ का या साबुन का? तो इसका सही जवाब होगा दूध का, क्योंकि यहाँ पर कवि भी कहते हैं ना कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तो तरफ चांदनी इस प्रकार से फैली हुई है कि आंगन पर दूध के झाग फैला दिए गए हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकरंद शब्द का क्या अर्थ है? फूलों का रस, फलों का रस, आयुर्वेदिक रस या कंदमूल का रस? तो इसका सही जवाब होगा फूलों का रस। यहीं पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक और नए अध्याय के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। हाँ ठीक प्यारे बच्चों, आप अपने भी इस उत्साह को इसी प्रकार बनाए रखिए और परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। बहुविकल्पी प्रश्नों की इस कड़ी में आज एक नया अध्याय लेकर आई हूँ उत्साह कविता से। तो हम शुरू करते हैं उत्साह कविता के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के रचयिता का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, कवि निराला या मंगलेश डबराल? तो इसका सही उत्तर है निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 2, उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किसे संबोधित है? बादल को, बिजली को, फागुन को या सावन को? तो यहाँ पर ये उत्साह कविता बादल को संबोधित करके कही गई है। छंद मुक्त कविता का प्रयोग निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया? पहला विकल्प है दिनकर ने, नंबर 2 प्रसाद ने, नंबर 3 निराला ने और नंबर 4 पंत ने। तो इसका सही जवाब है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, धाराधर का क्या अर्थ है? बिजली, बादल, तूफान या चक्रवात? तो इसका सही जवाब होगा बादल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने बादल से किसे घेर लेने का आह्वान किया है? गगन को, रत्नाकर को, धरती को या तीनों को? तो यहाँ पर सही जवाब है गगन को, मतलब बादल
पूरे आकाश को घेर लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बादल के लिए कविता में क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ललित, काले, घुंघराले या तीनों? इसका सही जवाब है तीनों, क्योंकि कविता में कवि कहते हैं ना, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं और ये केश किसी बच्चे की कल्पना के समान विस्तार लिए हुए हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, यहाँ पर सकल का क्या अर्थ है? सुंदर, दुष्ट, सब या अच्छे। तो यहाँ पर सकल का अर्थ है सब। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में धरती को क्या बताया गया है? शांत, स्थिर, तप्त या तीनों? तो यहाँ पर सही जवाब है तप्त धरा को। अगला प्रश्न, बाल कल्पना कैसे पाले किसे कहा गया है? फागुन को, बादल को, बिजली को या मनुष्य को? तो इसका सही जवाब है बादल को। अगला प्रश्न, बादल के हृदय में किसकी छवि है? विद्युत की, जल की, प्रेम की या शत्रुता की? इसका सही जवाब होगा विद्युत की, क्योंकि कविता में भी कहा गया है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत रूपी शोभा को हृदय में छिपाए हुए बादल नया जीवन देने वाले हैं। कवि बादलों को क्या देने का संदेश देता है? नया जीवन, नया बीज, नई फसल या नई कोपल? सही उत्तर है नया जीवन। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? पूर्व, पश्चिम, ज्ञात या अज्ञात? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञात, क्योंकि कविता में कहा है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादल ने क्या छिपा रखा है? वज्र, फरसा, बंदूक या तलवार? तो इसका सही जवाब होगा वज्र। अगला प्रश्न, उन्मन का क्या अर्थ है? आनंद, हर्ष, वैभव या उदासी? उन्मन का अर्थ होता है अनमने से, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उदासी। निदाघ का क्या अर्थ है? गर्मी, वर्षा, सर्दी या वसंत? सही उत्तर होगा गर्मी। विश्व के निदाघ से कौन विकल व उन्मन है? नेता, समस्त जन, अभिनेता या कोई नहीं? तो यहाँ पर सकल जन मतलब सारे जन, सभी व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 मानवीकरण, उपमा? इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि घेर घेर घोर में घ वर्ण की आवृत्ति है। ललित ललित काले घुंघराले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश या श्लेष? तो सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि बिना अर्थ बदले ही शब्द की पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न है, बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष? तो इसमें सही उत्तर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि बाल कल्पना कैसे पाले, किसी बच्चे की कल्पना के जैसे पाले हुए से समानता दिखाई गई है, तो उपमा अलंकार। अब अगली कविता अट नहीं रही है, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फागुन में गाए जाने वाला गीत है फाग, कजरी, पहले दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा फाग, क्योंकि कविता में पंक्ति है फाग गाता मास फागुन। अब इसी पंक्ति से संबंधित अगला प्रश्न, फाग गाता मास फागुन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा? तो सही जवाब होगा मानवीकरण, क्योंकि फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है, मानवीय क्रियाओं के आधार पर उसे दर्शाया गया है। डालियां किससे लदी हुई हैं?
फूलों से, कोंपलों से, फलों से या पत्तों से? इसका सही जवाब होगा पत्तों से। अट नहीं रही है कविता में, हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आभा, सांस, पत्तियां या आंख? तो इसका सही जवाब होगा आंख। यहाँ पर कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से उनकी आंख नहीं हट रही है। किसकी आभा अट नहीं रही है? हवा, वसंत, फागुन या सूरज? तो इसका सही जवाब होगा फागुन। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी पीली, नंबर 2 लाल पीली, नंबर 3 हरी लाल या नंबर 4 पीली भूरी? तो यहाँ पर सही जवाब है हरी लाल, मतलब कहीं हरी और कहीं लाल पत्तियां नजर आ रही हैं। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी? तो इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ है न भरना, न समाना, आवाज न आना या न सुहाना? तो इसका सही जवाब होगा न समाना, कि वो प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी समाहित नहीं हो रहा है। मंद गंध पुष्पमाल का धारक कौन है? मतलब किसने माला धारण की हुई है? फागुन ने, चैत्र ने, बैसाख ने या जेठ ने? तो यहाँ पर सही उत्तर है फागुन ने। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब मैं आप लोगों से ये आशा रखती हूँ कि आप इन समस्त प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखें और बार बार इसका अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अध्याय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आंखों से नीर झलकता है, अधरों से प्यार बरसता है, कन्यादान जब करते मिलकर मात पिता मन हर्षता है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसका दान कर दिया जाए। इन्हीं सब भावों को उजागर करती हुई आज एक कविता के एमसीक्यूज लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता के कवि कौन है? ऋतुराज, यतीन्द्र मिश्र, मंगलेश डबराल या महादेवी वर्मा? इसका सही जवाब है ऋतुराज। कन्यादान कविता की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। कन्यादान कविता किस रस से परिपूर्ण है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या शांत रस? तो यहाँ पर करुण रस है क्योंकि माता की पीड़ा को दर्शाया गया है। कन्यादान कविता में छंद कौन सा है? अतुकांत छंद, सौरठा, दोहा या चौपाई? तो इसका सही जवाब होगा अतुकांत छंद, अर्थात ये कविता छंद मुक्त कविता है। कन्यादान कविता किसके अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है? दादा, माँ, भाई या बेटी? तो इसका सही जवाब है माँ। पंक्ति में था, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। भारतीय समाज में लड़की का दान का क्या अर्थ है? लड़की का दान, लड़की की शिक्षा, लड़की का विवाह या फिर लड़की का जन्म? तो सही उत्तर होगा लड़की का विवाह। लड़की स्वभाव से कैसी थी? भोली, सरल, उपर्युक्त दोनों या चंचल? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात लड़की भोली और सरल थी। लड़की को किसका आभास होता था? दुख का, सुख का, दोनों का या किसी का नहीं? कि लड़की को सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख उसे बांचना नहीं आता था। अगला प्रश्न, लड़की को क्या बांचना नहीं आता था? सुख, पत्र, दोनों या दुख? अभी मैंने पंक्ति बोली थी ना पीछे कि लड़की को
सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो इसका सही उत्तर होगा दुख। लड़की किस प्रकार की पाठिका थी? धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की या उपर्युक्त तीनों की? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों की। काव्य पंक्ति है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर तीनों ही सही जवाब हैं। माँ ने बेटी को किस पर न रीझने की सलाह दी? अपने चेहरे पर, पति पर, प्रकृति पर या तीनों पर? माँ ने बेटी को सलाह दी कि अपने चेहरे पर कभी मत रीझना। विकल्प एक ठीक है। के अनुसार आग किस लिए होती है? जलने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, ऊर्जा के लिए या तीनों के लिए? तो सही जवाब है आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। शाब्दिक ब्रह्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वस्त्र, आभूषण, उपर्युक्त दोनों या प्रसाधन? तो यहाँ पर विकल्प है तीसरा, जो कि वस्त्र और आभूषण दोनों के लिए है। माँ कहती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के बंधन हैं वस्त्र, आभूषण, शाब्दिक ब्रह्म या पहले दोनों? करो बच्चों, मैंने अभी कौन सी पंक्ति बोली थी पीछे? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनते जाना। मैंने बोला था वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो क्या हुआ? विकल्प चौथा विकल्प ठीक है हमारा, जो कि पहले दो अर्थात वस्त्र और आभूषण के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसी पंक्ति से संबंधित एक और प्रश्न, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? तो इसमें है उपमा, क्योंकि वस्त्र और आभूषण की तुलना शाब्दिक ब्रह्मों से की गई है और जहां तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। प्रामाणिक शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ बताइए। प्रमाद, सत्य, मूंगा या मोती? तो प्रामाणिक होता है सत्य। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? पिता, माता, भाई या बहन? तो इसका सही जवाब होगा माँ, क्योंकि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसी से संबंधित एक और प्रश्न बना देते हैं, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और रूपक? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोध आभास मतलब दो चीजों को का विरोध दिखाया गया है। एक तरफ तो माँ कहती है लड़की होना, दूसरी तरफ कहती है लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो उत्तर होगा इसका विरोधाभास। अगला प्रश्न, माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? पाठिका, उपदेशिका, विदुषी या महिषी? तो माँ कहती है कि पाठिका है धुंधले प्रकाश की। तो यहाँ पर पाठिका सही जवाब है। प्रस्तुत कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? पहली, अंतिम, दूसरी या दान में दी गई? तो सही जवाब होगा अंतिम। लड़की होने से क्या तात्पर्य है? भोलापन, सादगी, भोलापन, कठोरता, चालाकी, सरलता या सरलता, कठोरता? तो इसका सही जवाब होगा भोलापन व सादगी। यहीं पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। जी हाँ, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। आज उन्हीं पर आधारित एक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं,
जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो शुरू करते हैं हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं यशपाल, मनु भंडारी, यतेंद्र मिश्र या स्वयं प्रकाश। तो इसका सही जवाब है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न, हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे? विकल्प हैं घरेलू काम से, कंपनी के काम से, बाजार के काम से या खेत के काम से। तो इसका सही उत्तर है कंपनी के काम से। प्रश्न संख्या 3, पान वाला कैसा था? मोटा, पतला, लंबा या नीचा? इसका सही उत्तर है पान वाला मोटा था। प्रश्न संख्या 4, लोग कैप्टन किसे कहते थे? पान वाले को, चश्मे वाले को, हालदार साहब को या ड्राइवर को? तो यहाँ पर लोग कैप्टन चश्मे वाले को कहते थे। अंत में मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? संगमरमर का, शीशे का, प्लास्टिक का या सरकंडे का? तो अंत में सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने, ड्राइवर ने, चश्मे वाले ने या हालदार साहब ने? तो ये वाले शब्द कहे पान वाले ने। प्रश्न संख्या 7, मूर्ति बनाने वाले ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? अमृतलाल, मोतीलाल, मूर्तिलाल या बस्तीलाल? तो यहाँ पर सही उत्तर है मोतीलाल। तो वो था मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, चश्मे वाला कैसी टोपी पहने हुए था? गांधी टोपी, नेहरू टोपी, आम टोपी या फौजी टोपी? तो यहाँ पर सही उत्तर है गांधी टोपी, कि चश्मे वाले ने गांधी टोपी पहनी हुई थी। अगला प्रश्न, मूर्ति के चेहरे पर चश्मा कौन लगाता था? पान वाला, ड्राइवर, हालदार साहब या कैप्टन चश्मे वाला? तो यहाँ पर मूर्ति के चेहरे पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो ये नारे दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? ईमानदारी, गरीबी, बेईमानी या देशभक्ति? तो इसका सही जवाब है देशभक्ति। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 5 फुट, 2 फुट, 4 फुट या 3 फुट? यहाँ पर सही उत्तर है 2 फुट, क्योंकि पाठ में जिक्र आया है कि टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक, जिसे बस्ट कहते हैं, वो कोई 2 फुट ऊंची नेताजी की मूर्ति थी। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? उनके कान नहीं थे, नाक नहीं थी, बटन नहीं थे या चश्मा नहीं था? तो वैसे तो नेताजी की मूर्ति संपूर्ण थी, लेकिन मास्टर मोतीलाल उस पर चश्मा लगाना भूल गया था। अगला प्रश्न, हालदार साहब कस्बे के चौराहे पर क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए या कॉफी पीने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा पान खाने के लिए। प्रश्न संख्या 15, नेताजी की मूर्ति किस वस्तु से बनी थी? लकड़ी की, संगमरमर की, शीशे की या लोहे की? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? पान की बिक्री नहीं हो रही थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, सच्चे देशभक्तों की कमी हो रही थी या फिर कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु होना? तो इसका सही जवाब होगा कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, इसलिए पान वाला उदास था। पान वाले के दांत कैसे हो गए थे? नीले हरे, लाल काले, सफेद दूधिया या पीले नीले?
तो इसका सही जवाब होगा लाल काले, क्योंकि वो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा रहा था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? उदास अवस्था में, शोक अवस्था में, नृत्य अवस्था में या अटेंशन? तो यहाँ पर हालदार साहब अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए थे। तो सही उत्तर होगा अटेंशन। अगला प्रश्न, अंत में हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो उठे? पान वाले को देखकर, ड्राइवर को देखकर, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर? तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? मरियल लंगड़ा, फौजी जवान, गठीला या फुर्तीला? तो यहाँ पर जिसे कैप्टन की उपाधि दी गई है, कैप्टन कहकर पुकारा जाता था, वो एक मरियल लंगड़ा व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 21, हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? फल वाले से, किरियाने वाले से, चाय वाले से या पान वाले से? तो यहाँ पर सही जवाब होगा पान वाले से। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? तुनक मिजाज, अक्खड़, खुश या क्रोधी? तो यहाँ पर पान वाला हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था, खुश मिजाज व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 23, नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या एकांकी? तो इस पाठ की विधा है कहानी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। वाक्य में निपात छांटिए। तो, भी, ना, कुछ। तो इसका सही अर्थ होगा भी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि निपात क्या होता है? निपात का अर्थ है जब किसी भी शब्द पर, वाक्य के किसी भी शब्द पर जब बल दिया जाता है तो वो निपात कहलाता है। तो यहाँ पर बल किस पर दिया गया? नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ पर भी जो है निपात है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, अब इनमें से आप शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। पाठ के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि आपको व्याकरणिक अभ्यास भी करा दिया जाए। तो इन शब्दों में से आप शुद्ध शब्द छांटिए। प्रशासनिक, प्राशासनिक, प्रशासनिक या प्रशासनिक? कौन सा सही शब्द है इसमें? तो सही शब्द है प्रशासनिक। कौन सा विकल्प हुआ हमारा? विकल्प 1 प्रशासनिक। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? पान वाला, हालदार साहब, कैप्टन या पूरा देश? कैप्टन चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति हालदार साहब नतमस्तक थे। नेताजी की मूर्ति पर क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, मूर्तिकार मास्टर श्यामलाल, मूर्तिकार मास्टर राजकुमार या फिर मूर्तिकार मास्टर मूर्तिलाल? तो इसका सही जवाब होगा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, कैप्टन का मजाक कौन उड़ा रहा था? हालदार साहब, चश्मे वाला, पान वाला या ड्राइवर? तो इसका सही जवाब होगा पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था। नेताजी का चश्मा पाठ में किसकी आंखें भर आई? नेताजी की, कैप्टन की, पान वाले की या हालदार साहब की? तो यहाँ पर सही जवाब होगा हालदार साहब। अगला प्रश्न, मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? सादी वर्दी, फौजी वर्दी, पुलिस की वर्दी या डॉक्टर की वर्दी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा फौजी वर्दी, क्योंकि नेताजी फौजी वर्दी में थे। प्रस्तुत पाठ के एमसीक्यूज हमने दोहराए। तो इसमें हमने देखा कि चारों ओर की सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यहीं पर हमने देखा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है
उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसीलिए वो जो चश्मे बेचता है उसी में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन उसके मरने के बाद ये देखिए आप पाठ में कि उसके मरने के बाद भी वहां पर उपस्थित जितने भी बच्चे थे उनको भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो एक सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देते हैं। यही हमारी देशभक्ति है। आशा है आपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। सन्यासी वो नहीं है जो केवल सर्वस्व त्याग करके हरि स्मरण करता है, बल्कि वो भी है जो पूर्ण निष्ठा के साथ नित्य करने योग्य कर्म करता है। ठीक इसी प्रकार के विचार हैं बाल गोविंद भगत के। बाल गोविंद भगत के जीवन पर आधारित एक पाठ हम लेकर आए हैं, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर। तो शुरू करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक पाठ बाल गोविंद भगत। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? विकल्प हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश या यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या निबंध? तो इसका सही जवाब है रेखाचित्र। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? लंबे, गिट्ठे, मंझोले या बौने? यहाँ पर सही जवाब है मंझोले। पाठ के प्रारंभ में एक पंक्ति है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब ना तो ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा छोटे। बाल गोविंद भगत की आयु क्या होगी? 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर या 65 से ऊपर? तो इसका सही जवाब है कि उनकी उम्र 60 के ऊपर रही होगी। बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? नंबर 1 रामानंदी, रामनामी, कबीरपंथी या अंतिम विकल्प है रामदर्शनी। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी रहती थी। तो सही जवाब है कबीरपंथी। बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? पीपल, शीशम, तुलसी या अश्वगंधा? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के गले पर तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? मालिक, साहब, गुरु या दाता? तो इसका सही जवाब है कि कबीर को वे साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। अगला प्रश्न, लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध थे? सरलता, वेशभूषा, मधुर गान या नृत्य? तो यहाँ पर लेखक उनके मधुर गान पर मोहित थे। अगला प्रश्न, रिमझिम कौन से महीने में हो रही है? आषाढ़, सावन, भादो या अश्विन? तो यहाँ पर रिमझिम आषाढ़ की है। बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं? गन्ने, धान, गेहूं या चने? तो यहाँ पर विकल्प सही होगा धान, क्योंकि वो धान की रुपाई कर रहे थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी हैं? कपड़े, कंबल, कलेवा या गमछा? तो इसका सही विकल्प है कलेवा। कलेवा का अर्थ होता है कुछ जलपान। अगला प्रश्न, किस अंधेरी आधी रात में भगत का संगीत गूंज उठता था? भादों की, सावन की, आषाढ़ की या माघ की? तो इसका सही जवाब होगा भादों की। यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अधरतिया मतलब आधी रात का समय। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू होती थी?
विकल्प बोल रही हूँ, फाल्गुन, पोष, वैशाख या कार्तिक। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कार्तिक। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरी किस महीने तक चलती थी? तो विकल्प फाल्गुन, पोष, वैशाख या कार्तिक। तो यहाँ पर सही जवाब होगा फाल्गुन। कि जैसा कि पाठ में भी जिक्र किया गया है कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फाल्गुन तक चलती थी। ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा जाता है कि प्रभातियां कब से शुरू होती थी, तो कार्तिक से, और ये पूछा जाता है कि प्रभातियां कब तक चलती थी, तो फाल्गुन से। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्तिक से शुरुआत थी और फाल्गुन तक थी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र कौन सा था? शहनाई, मृदंग, खंजड़ी या सितार। तो इसमें सही विकल्प होगा खंजड़ी। लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरे तक गया था? पोखरे मतलब होता है तालाब तक। पोष के महीने में, माघ में, कार्तिक में या अश्विन में। तो इसका सही जवाब होगा माघ के महीने में। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि माघ के महीने की किटकिटाती ठंड में वो पोखरे तक गए। अगला प्रश्न है, गर्मियों में भगत क्या गाते थे? सांग, सांझी, सांझा या संझा। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत गर्मियों में संझा गाते थे कि उनकी जो संझा होती थी वो उमस भरी शाम को शीतलता प्रदान करती थी सभी को। बाल गोविंद भगत की कितनी संतान थी? 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो उनकी एक संतान थी, वो भी पुत्र। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? 2 मील, 3 मील, 4 मील या 5 मील। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 2 मील। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने, पतोहू ने, रिश्तेदार ने या पतोहू के भाई ने। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के हाथ से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। भगत के घर से गंगा कितने कोस दूर थी? 10 कोस, 30 कोस, 50 कोस या 80 कोस। तो उनके घर से 30 कोस दूरी पर गंगा थी। बेटे के मरने पर भगत ने पतोहू को रोने की बजाय क्या करने को कहा? शांत होने को, उत्सव मनाने के लिए, घर से निकल जाने के लिए या भजन करने के लिए। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर रोने की बजाय अपनी बहू को उत्सव मनाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? गंगा पर, गोमती पर, नर्मदा पर या सरयू पर। तो हर वर्ष वे गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान पर जाने के लिए उनके घर से दूरी कितनी थी? 30 कोस। अगला प्रश्न, लोगों ने भगत के मृत शरीर को कब देखा? भोर के समय, संध्या के समय, दोपहर को या रात्रि में। तो यहाँ पर लोगों ने सुबह के समय, भोर के समय उसके मृत शरीर को देखा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को उसके विषय में क्या आदेश दिया? सहयोग करना, शिक्षा दिलाना, खर्चा उठाना या दूसरी शादी कर देना। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर दें। मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहाँ लेटाया? छत पर, कमरे में, आंगन में या बरामदे में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आंगन में। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? मोटर गाड़ी से, रेलगाड़ी से, पैदल या बैलगाड़ी से। तो यहाँ पर वे गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो वो घर से खाकर चलते थे, पैदल जाते थे और घर आकर ही खाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? सांवला, काला, गोरा चिट्टा या गेहुआ। तो वे गोरे चिट्टे रंग के
थे। भादों का संबंध किस ऋतु से है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शीत? तो यहाँ पर वर्षा से संबंध है भादों का। भगत का व्यवसाय क्या था? खेतीबाड़ी, मजदूरी, नौकरी या कोई नहीं? तो यहाँ पर उनका व्यवसाय खेतीबाड़ी था। वे खेतीबाड़ी भी करते थे और उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसे कबीर के दरबार में लेकर जाते थे। वहाँ जो कुछ भी रखा जाता था, इसके बाद जो बच जाता था उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते थे, उसी से अपना काम चलाते थे। तेरी गठरी में लागा चोर, इस गीत को कौन गाते थे? तानसेन, बैजू, बाल गोविंद भगत या गंधर्व सेन? तो इसका सही जवाब होगा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी, दुर्घटना, गंगा में डूबकर या आग लगाना? तो उनके बेटे की मृत्यु बीमारी की वजह से हुई थी। यहीं पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक और नए अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, लखनवी अंदाज। तो शुरू करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब है यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है कहानी, व्यंग्य, रेखाचित्र या संस्मरण? इसका सही जवाब है कि यह एक कहानी है। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी? मुजफ्फरबाद, मुफस्सिल, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर? तो इसका सही जवाब है मुफस्सिल। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? यात्रियों का, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, वातानुकूलित या लंबी दूरी? तो इसका सही जवाब है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। अगला प्रश्न, लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया? पहले, दूसरे, इंटर या तीसरे? इसका सही जवाब है दूसरे दर्जे का। लेखक कहते हैं भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अगला प्रश्न, डिब्बे की बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे थे? नवाबी, अंग्रेजी, सरकारी या नेता? इसका सही जवाब है नवाबी। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा? खरबूजे, खीरे, आम या सेब? तो उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर खीरे रखे। खीरे कितने थे? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है 2। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? गिलास, बोतल, सुराही या लोटा? इसका सही जवाब है लोटा। यहाँ पर पाठ में पंक्ति है, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? कलम, रुमाल, चाकू या चश्मा? तो उन्होंने जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब की किस चीज़ के स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? आँखों के, नाखूनों के, जबड़ों के या कानों के? इसका सही जवाब है जबड़ों के। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? साजन, बालम, प्रियतम या दिलरुबा? तो इसका सही जवाब है बालम। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी आलम, लजीज, बालम या देसी? इसका सही जवाब है लजीज। ये दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है कि खीरा कौन सा है और खीरे की विशेषता क्या है। तो खीरे का प्रकार था लखनऊ का बालम खीरा और खीरे की विशेषता है लजीज।
नमक मिर्च लगने से खीरे की फांकें कैसी हो रही थी? रसियाती, रसीली, पनियाती या कसैली? तो इसका सही जवाब होगा पनियाती। मैदा क्या होता है? दिल, गुर्दा, तिल्ली या अमाशय? तो इसका सही जवाब होगा अमाशय। आसानी से न पचने वाला होता है अकील, सकील, लजीज या नफीस? तो इसका सही जवाब होगा सकील। सकील का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? खा लिया, लेखक को दे दी, फेंक दिया या कुछ नहीं किया? इसका सही जवाब होगा फेंक दिया। तो यहाँ पर पाठ में कहा गया है कि उन्होंने एक एक फांक को सूंघा और खिड़की के बाहर छोड़ते गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? काट कर, खाकर, छील कर या सूंघ कर? तो सही जवाब है सूंघ कर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? मायूस, सफेद, काली या गुलाबी? तो इसका सही जवाब है गुलाबी। नवाब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? प्रथम, वातानुकूलित, तृतीय या द्वितीय? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय। यशपाल जी ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, दुर्लभ फल या अमर फल? इसका सही जवाब है अपदार्थ वस्तु। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली वर्ग, सामंती वर्ग, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग? सही जवाब है मामूली वर्ग। अगला प्रश्न, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का क्या अर्थ है? सफेद कपड़े पहने व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, नवाब या सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति? इसका सही जवाब है भद्र व्यक्ति। खीरे की पनियाती फांकों को देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? पतली, लंबी, रसीली या सुपाच्य? तो इसका सही जवाब होगा रसीली। गाड़ी के डिब्बे में लेखक के अतिरिक्त कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का आदमी, जेब कतरा, सिपाही या टिकट निरीक्षक? तो इसका सही जवाब है नवाबी नस्ल का आदमी। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना का क्या अर्थ है? आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना या ज्ञान की नदी बहना? सही जवाब है ज्ञान होना। एक स्वतंत्र रचना के रूप में लखनवी अंदाज का क्या उद्देश्य है? नवाब साहब की खिल्ली उड़ाना, यह सिद्ध करना कि बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष या यात्रा का लुत्फ उठाना? तो इसका सही जवाब है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष। पाठ में कुछ मुश्किल शब्द दिए गए थे, उन्हें भी देखते हैं। तहजीब का क्या अर्थ है? शिष्टता, उद्दंडता, शरारत या माफी? सही जवाब है शिष्टता। अगला प्रश्न, नफासत का क्या अर्थ है? शिष्टता, स्वच्छता, शरारत या बढ़िया? इसका सही जवाब है स्वच्छता। अगला प्रश्न, नज़ाकत का क्या अर्थ है? शिष्टता, कोमलता, कठोरता, उद्दंडता? सही जवाब है कोमलता। सूक्ष्म का क्या अर्थ होगा? बारीक, धीमा, तेज या झीना? सही जवाब है बारीक। नफीस का क्या अर्थ है? स्वच्छता, व्यवहार, शिष्टता या बढ़िया? सही जवाब होगा बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त या चौथा विकल्प है विकल्प 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त और जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक और नया अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। इन्हीं 3 पंक्तियों के माध्यम से उनके पूरे व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वयं प्रकाश? इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 2, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की विधा क्या है? यह नाटक है, कहानी है, निबंध है या संस्मरण? तो प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है, क्योंकि संस्मरण क्या होता है? स्मृतियों से बनता है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है और फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा भी उतरता है। तो प्रस्तुत पाठ की विधा है संस्मरण। अगला प्रश्न, फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी है? रूस, जापान, रैम्स चैपल या बर्लिन? तो यहाँ पर उनकी जन्मभूमि है रैम्स चैपल, बेल्जियम का रैम्स चैपल शहर। फादर बुल्के की कर्मभूमि कौन सी है? रूस, भारत, बर्लिन या जापान? तो उनकी कर्मभूमि है भारत। तो इनका जन्म हुआ था बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में और इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, जो इन्होंने कार्य किए वो भारत आकर किए। अगला प्रश्न, फादर बुल्के के पिता क्या थे? डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी या शिक्षक? तो फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे। फादर बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियाँ कौन से अभिन्न मित्र को दिखाते थे? डॉक्टर रमेश, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर नामदेव या डॉक्टर रघुवंश? तो वो अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से वर्ष में छोड़ी? पहले, तीसरे, दूसरे या अंतिम? तो इसका सही उत्तर है अंतिम वर्ष में। संन्यास लेते समय फादर बुल्के ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी? भारत जाने की, पढ़ाई छोड़ने की, यूरोप में रहने की या रूस जाने की? तो उन्होंने इच्छा रखी कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। और संन्यास लेने वाला जो व्यक्ति है वो एक शर्त रख सकता है और उसकी शर्त मानी भी जाती है। तो फादर कामिल बुल्के ने एक शर्त रखी कि मैं भारत जाना चाहता हूं और उनकी यह शर्त संन्यास लेते समय स्वीकार की गई। अगला प्रश्न, फादर बुल्के ने किस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की? जीसेट संघ, जीमेट संघ या फिर दोनों संघ या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जीसेट संघ। फादर बुल्के ने बीए कहाँ से किया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? तो उन्होंने बीए कोलकाता से किया। अगला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के ने एमए कहाँ से की? इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ या फरीदाबाद? सही जवाब है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, उनका शोध प्रबंध किस नाम से प्रकाशित है? राम कथा उत्पत्ति और विकास, कृष्ण कथा उत्पत्ति और विकास, संत कथा उत्पत्ति और विकास या अंतिम विकल्प है सूफी कथा उत्पत्ति और विकास? तो इसका सही जवाब है राम कथा उत्पत्ति और विकास। अगला प्रश्न, उन्होंने अपना शोध प्रबंध कब और कौन से विश्वविद्यालय से किया? 1950 में रांची विश्वविद्यालय, 1970 प्रयाग विश्वविद्यालय, 1950 प्रयाग विश्वविद्यालय या फिर 1970 रांची विश्वविद्यालय से? तो इसका सही जवाब होगा 1950 प्रयाग विश्वविद्यालय।
नील पंछी नाम से एक नाटक का अनुवाद किया गया था जो कि ब्लू बर्ड के नाम से था। तो जो ब्लू बर्ड नाटक है वो उसके लेखक कौन हैं? जॉर्ज, मातरलिंक, फादर बुल्के या इब्राहिम? तो इसका सही जवाब है मातरलिंक। फादर बुल्के का शब्दकोश कैसा है? अंग्रेजी हिंदी, हिंदी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से अंग्रेजी? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी हिंदी। अगला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के कितने वर्ष तक जीवित रहे? 37 वर्ष, 73 वर्ष, 57 वर्ष या 47 वर्ष? तो सही जवाब है 73 वर्ष। भारत में वे कितने वर्ष तक रहे? 37 वर्ष, 73 वर्ष, 57 वर्ष या 47 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 47 वर्ष। पुस्तक में एक पंक्ति है कि वे दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बदल बदल कर पूछा जाता है कि फादर बुल्के की कुल आयु कितनी थी और फादर बुल्के कितने वर्ष भारत में रहे। तो कुल आयु थी उनकी 73 वर्ष और भारत में कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष। फादर बुल्के की मृत्यु किस कारण से हुई? हृदयघात, दुर्घटना, जहरबाद या तपेदिक? तो उनकी मृत्यु हुई जहरबाद, एक जहरीला फोड़ा। लेखक ने कहा है कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत भरा हो तो उसके लिए ईश्वर ने जहर का विधान क्यों किया? तो उनकी मृत्यु हुई जहरबाद से। फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई? 1980, 1982, 1987 या 1984? तो उनकी मृत्यु हुई 18 अगस्त 1982 को। दूसरा विकल्प सही है। फादर बुल्के का पूरा नाम क्या है? बच्चों, जो भी मैं बोलती जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस प्रश्न का विकल्प मैं आपको अन्य प्रश्नों के बीच में दे चुकी हूँ। तो ध्यान से सुनो। इसके विकल्प हैं फादर हुसैन बुल्के, फादर जॉर्ज बुल्के, फादर कामिल बुल्के या फादर बुल्के। तो इसका सही जवाब है फादर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न, उनके निधन पर मसीही विधि से संस्कार किसने किया? फादर पास्कल, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश या विजेंद्र स्नातक? तो इसका सही जवाब है फादर पास्कल। फादर बुल्के के कितने भाई थे? 3, 2, 1 या 4? तो इसका सही जवाब है 2। यहाँ पर जैसा लेखक ने लिखा है, एक भाई वही पादरी हो गया और एक भाई काम करता है। अगला प्रश्न, फादर बुल्के को कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, भारत रत्न या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो उन्हें मिला पद्म भूषण। और कब मिला? 1974 में। किस लिए मिला? साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। फादर बुल्के के शोध प्रबंध के अध्याय किस पत्रिका में पढ़े गए थे? परिजन, परिवेश, परिमल या परिणाम? तो इसका सही जवाब है परिमल। पाठ के प्रारंभ में कुछ पंक्तियां बोली थी फादर बुल्के से संबंधित, उन्हीं पर प्रश्न है। फादर बुल्के से बात करना कैसा प्रतीत होता है? दुखी होना, मनमौजी होना, उदास शांत संगीत सुनना या लापरवाह होना? तो इसका सही जवाब है उदास शांत संगीत सुनना। फादर बुल्के से बात करना किसके संकल्प से भरना है? धर्म, कर्म, मर्म या अर्थ? तो इसका सही जवाब है कर्म। एक और प्रश्न उसी पंक्ति से संबंधित, फादर को देखना किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा है? उमंग, उत्साह, करुणा या ममता? तो इसका सही जवाब है करुणा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न किए इस पंक्ति से संबंधित। याद करना उनको शांत संगीत सुनने जैसा, उनको देखना करुणा जल के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, और बात करना कर्म के संकल्प से भरना। कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर कर लेते हैं।
विभागाध्यक्ष की संधि विच्छेद क्या है? विभाग जमा में अध्यक्ष, विभाग जमा में अध्यक्ष। तीसरा विकल्प है विभाग जमा में अध्यक्ष और चौथा विकल्प विभागा जमा में अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है विभाग जमा में अध्यक्ष। यहाँ दीर्घ संधि है। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ स्वर है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी अ स्वर है। अ और अ मिलकर आ बन जाते हैं, दीर्घ संधि का नियम। अगला प्रश्न, अनुकरणीय शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर हो गया अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। तो इनमें से कौन सा विकल्प ठीक होगा? अन ईय, अनु य, अनु ईय या अनु ईय। तो इसमें सही विकल्प है चौथा विकल्प अनु जमा में ईय। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। सन्यासी लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? सही विकल्प चुनिए। विकल्प 1, 2, 3 या कोई नहीं या सारे ही शब्द गलत हैं। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिए, सही जवाब है तीसरा विकल्प सन्यासी। फादर बुल्के ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। समय विभागाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। लेखक ने देवदारू किसे कहा है? पेड़, पर्वत, नदी या फादर बुल्के? इसका सही जवाब है फादर बुल्के। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से और रत्न पैदा हों, यह किसने कहा? लेखक ने, फादर पास्कल ने, डॉक्टर रघुवंश ने या डॉक्टर सत्यप्रकाश ने? तो इसका सही जवाब है फादर पास्कल। लेखक फादर के किन गुणों के कारण श्रद्धानत थे? विद्वता के कारण, कुशलता के कारण, मानवीय गुणों के कारण या मित्रता के कारण? सही जवाब है मानवीय गुणों के कारण। यहीं पर हमारे गद्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। काव्य खंड और गद्य खंड के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।